लोग कहते हैं जितने भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं जी जिले में वो आपके तुरंत मुरीद हो जाते हैं। तो वहाँ एक बहुत गहरा कुंड था, हाँ। उसमें हम डूब गए। हमने एक बार एक खबर सुनी थी कि आपके यहाँ 5.5 फीट की लौकी उत्पादित हुई। क्या आपको खेती ज्यादा पसंद है या राजनीति? साठा किसान को नहीं लगाना चाहिए। आपने ऐसी कौन सी फसल उत्पादित की है जो अभी तक जिले में किसी ने ना की? मौसम दादा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? फिर हमने जाके लकड़ी सही से इसे किया, वो धड़ाक से हुआ, तो ये हमारे पैर है सब जल गए। एक उड़ान थानी स्टेट है, वहाँ पर एक राज्यपाल आए थे, उनके साथ एक कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, ये जो आपका सेंटर है यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं आपको दी गई हैं? विदेश में कृषि का अलग हिसाब किताब है जी, तो वहाँ की खेती अपने यहाँ की खेती से अच्छी है या? भारत सरकार के जो वर्तमान मंत्री हैं माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, अच्छा, उनके पिताजी की 2002 में डेथ हो गई। मुझे जो लगता है कि भविष्य में जो कोई युद्ध होगा तो वो पानी को लेकर के होगा। नमस्कार, आपका फंडोज की बैठक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन कहानी, बेहतरीन शख्सियत लेकर के आए हैं जो कि हमारे शाहजहाँपुर जिला शहीद नगरी की सदर तहसील ब्लॉक कांट के गंगानगर गांव के निवासी है। आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। प्रगतिशील किसान का जब हमारे ज़िले में नाम आता है तो एक ही नाम आपकी जीवा पर पहुंच जाता है। कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो युवा सोच रहे हैं उनके प्रेरणा स्रोत हैं। आपने एक गीत सुना होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये जो गीत की पंक्तियां हैं इनको चरितार्थ करने वाले हमारे बड़े भाई श्री कौशल मिश्रा जी गंगानगर गांव से आप सभी के समक्ष मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दादा। धन्यवाद धन्यवाद। इस फंडोज की बैठक में हम बातचीत को आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले दादा के बारे में जानते हैं। तो दादा आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हमारा इसी गांव जो गंगानगर है, यहीं पर हमारा जन्म हुआ। अच्छा, कितना बड़ा परिवार है आपका? परिवार में हमारे 6 भाई हैं, 2 बहनें हैं, माता जी हैं, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भरा पूरा परिवार है, भतीजे हैं, भतीजी हैं, भतीजों के बच्चे हैं, बहुएं हैं, बड़ा परिवार है। करीब 42 लोगों का परिवार है। अच्छा, किस सन में आपका जन्म हुआ? हमारा जन्म हुआ 69 में, 69 में। अच्छा, तो आपकी ये प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? प्राइमरी स्कूल गंगानगर से। अच्छा, विद्या मंदिर से पढ़े हैं आगे? नहीं, आगे फिर हम चले गए थे जूनियर हाई स्कूल कांट में। अच्छा, कांट में। कांट आपके यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? 6 किलोमीटर। तो पहले तो साइकिल वगैरह थी उस समय? साइकिल थी, छोटी साइकिल थी 20 इंची। अच्छा अच्छा, उसी जाया करते थे। अच्छा अच्छा। तो कभी पिटाई हुई स्कूल में? पिटाई भी हुई। एक हमारे मास्टर साहब थे। अच्छा, तो वो बच्चों को जब कोई गलती होती थी खड़ा कर देते थे और एक बिल्कुल कहते थे कि सावधान हो जाओ, और इतनी तेज थप्पड़ मारते थे कि हेलीकॉप्टर आने लगता था। तो काफ़ी देर तक तो सुनाई नहीं पड़ता था। और आज भी वो, अब उनका स्वर्गवास हो गया। वो एक्चुअली बहुत अच्छे गुरुजी थे। अच्छा, लेकिन उनका झापड़ लोगों को जिसके पड़ जाता था उनको याद रहता, सन्नाटा छा जाता था। मतलब आपको अभी भी उसकी गूंज सुना? अभी भी गूंज याद रहती है, अभी भी गूंज याद रहती है। मतलब कुटाई सबकी होती है। हाँ। लगभग चाहे कितना भी बड़ा कहीं पर कोई भी व्यक्तित्व हो जी, शुरुआत में सबने मास्टर जी के डंडे और मास्टर जी के थप्पड़ तो सबने खाया होता है। तो दादा ये आपकी यहाँ पे कांट में कहाँ तक शिक्षा हुई? 8th तक हुई। अच्छा, उसके बाद 9th 10th? उसके बाद 9th 10th और 12th तक जो है SP कॉलेज शाहजहाँपुर हुई। अच्छा, वहाँ से कॉमर्स हमने इंटर किया था। अच्छा, ग्रेजुएशन? और ग्रेजुएशन हमने किया था स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज से। अच्छा, वहाँ से हमने BCom किया था। अच्छा, तो दादा हमारे BCom किए हुए हैं। तो दादा बचपन की कोई मीठी यादें? बचपन की कभी ऐसी कोई हरकत की हो जैसे पिताजी ने आपको बहुत मारा हो? हाँ, बचपन में 3 हरकतें हमें याद हैं जो बड़ी वैसी थी जी। एक बार हम अपनी ननिहाल गए थे। ननिहाल कहाँ है आपकी? ननिहाल हमारी कुडरी है। अच्छा। कलान के पास। अच्छा अच्छा। तो वहाँ गंगा जी नहाने गए अपने ननिहाल वालों के साथ। अच्छा। तो वहाँ एक बहुत गहरा कुंड था। हाँ। उसमें हम डूब गए। तो ननिहाल वाले काफ़ी लोग थे। तो उन्होंने जब देखा कि ये डूब गए तो जैसे तैसे तमाम मुश्किलों से, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने हाथ पकड़े, तमाम मुश्किलों से बचा पाया। अच्छा। और बाहर निकल के फिर मार पीठ पे पानी यानी मार थप्पड़ मार निकाला और पानी निकाला मुँह से। तो हमारी माता जी बड़ी शॉक्ड हो गई। अच्छा। और बोली अगर कुछ हो जाता तो हम क्या करते। अच्छा, कौन सी नदी पड़ती है उधर? वो बहगुल नदी है। बहगुल? हाँ, बहगुल नदी है। गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। अच्छा अच्छा। तो वो बड़ा था।
एक बार हमारे पिताजी एक सुराही लाए थे, सुराही? सुराही पानी पीने वाली। अच्छा, वो जो मतलब जो लोग नहीं जानते सुराही, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हाँ, घड़ा का जो घड़ा का रूप होता है हाँ, सुराही। तो वो यार हम हमारे भाई बैठे थे तो वो पानी लौटा टूट गई। अब हम लोगों को डर लगा कि क्या करें। अच्छा। तो बड़े भाई बोले कि ऐसा करो, जो बेल आते बेल भून लो, अच्छा। और बेल भून के इसको जोड़ देंगे। अच्छा, तो उसका गोंद निकाल के? गोंद निकाल के। तो हमने कहा चलो ये भी ठीक है। तो कायदे में तो उसको फोड़ के लगाना चाहिए, जलाना चाहिए था। अच्छा। लेकिन हमने बिल्कुल ऐसे तोड़ा, सीधे सीधे रख दिया आग में। वो थोड़ी देर तक होता रहा, फिर हमने जाके लकड़ी से ऐसे ऐसे किया, वो धड़ाक से हुआ। तो ये हमारे पैर सब जल गए। पिताजी ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो माता जी ने कहा कि बच्चों ने डर के वजह से ये सुराही बनाना शुरू कर दी कि ठीक हो जाए, नहीं आप डांटोगे। तो उन्होंने कहा इसमें डांटने की क्या बात थी। तो वो बड़ा एक दिलचस्प किस्सा रहा। अच्छा। एक बार हमारी थ्रेसिंग हो रही थी, बच्चे थे, तो थोड़े से गेहूँ हमने 5 किलो करीब जो है वो चुरा के दुकान बेची आए। अच्छा। पिताजी को पता लग गया, उन्हें 2-3 थप्पड़ मारे, बोले साले हरामखोर चोरी करते हो। तो वो भी एक इस तरीके के बड़े किस्से रहे बचपन में। मतलब कौशल दादा ने अच्छा लगता था। चोरी भी की है? हाँ, लेकिन अपने घर में? हाँ भाई, पिताजी की चोरी की। अच्छा। अच्छा, मम्मी जी ने कभी मारा? नहीं, मम्मी जी ने कभी नहीं मारा। हमेशा प्यार से? हाँ, मम्मी जी कभी नहीं मारती थी। वैसे अब तो मतलब मम्मी जी खतरनाक हो रही है, पिताजी पहले वाले पिताजी खतरनाक होते हैं। हाँ, तो आज के समय में हमें लग रहा है मम्मी ज्यादा खतरनाक हो रही है। अब तो हमारी मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, और वो बिल्कुल हमारे लिए जीवन में बड़ा बेहतरीन परिवार, बहुत अच्छी यादें आप कौशल दादा ने अपनी शेयर की। अच्छा दादा, ये सब होने के बाद में जी, आपका ये जैसे आपने बीकॉम किया है, जी, तो बीकॉम तो बैंकिंग सेक्टर का हाँ, बैंक के व्यापार होता है। तो आपका मतलब शुरुआती जो मन था वो आपको बैंकिंग सेक्टर में जाने का था? मन तो था हमारा नौकरी करने का। हमने ओसवाल में 6 महीने नौकरी की। ओसवाल क्या? एक ट्रपको फर्टिलाइजर है, अच्छा अच्छा ये उसमें ओसवाल की हुआ करती थी। अच्छा। तो 6 महीने करीब नौकरी की। नौकरी करते करते हमें लगा कि हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मुझे 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, और दिन भर जो है गालियाँ खाते हैं। हाँ, जिसके अंडर नौकरी करोगे तो आदमी मिसबिहेव तो करते ही है। थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, थोड़ा पिताजी भी स्वाभिमानी थे, थोड़ा हमें भी लगा कि स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। ज़मीन हमारे पास पर्याप्त थी, अच्छा। करीब 40 एकड़ ज़मीन थी। आप कितने भाई हैं? हम 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। तो ज़मीन थी। हम और बड़े भाई का मन में आया कि कुछ न कुछ किया जाए, क्योंकि परिवार बड़ा था, खर्चे ज़्यादा थे, अच्छा। और उस समय खेती में बहुत ज़्यादा इनकम की व्यवस्था नहीं थी। नहीं तो आपने जैसे आपने बीकॉम किया था, आजकल लड़के जब बीकॉम कर लेते हैं तो वो जैसे बैंकिंग के बहुत एग्जाम आते थे, तब भी आते होंगे, तो आपने कभी उनमें? नहीं, नौकरी एक ही नौकरी की, फिर उसके बाद नौकरी का दिमाग में आया नहीं। मतलब प्राइवेट जॉब में जाने के बाद मन ही हट गया? मन हट गया। पर ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे अपने आप परिवार चले, और हमारा गांव भी है वो लेबर क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं उसमें, तो उनको भी रोज़गार मिले। मन में ये चीज़ थी कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपके क्षेत्र का भी रोज़गार मिले। अच्छा अच्छा। खैर वो धीरे धीरे भगवान की कृपा रही, अच्छा। सब धीरे धीरे होता रहा। 92 में ट्रैक्टर लिया हमने, और ट्रैक्टर लेके फिर हमने अपनी खेती शुरू कर? अपनी खेती नहीं, अपनी खेती के साथ साथ में हमने लोगों की भी जुताई गुड़ाई की, और थ्रेसिंग का काम किया, उससे 4 पैसे कमाए। तो वो धीरे धीरे इसी तरीके से परिवार स्मूथ रन करता रहा। क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, आप बड़े हैं? नहीं, बड़े हमसे बड़े 2 लोग और हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी है, आप ये जिम्मेदारी का जो हमने महसूस किया है कि ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई जिम्मेदारी परिवार का बड़ा व्यक्ति निर्वहन करे। सही बात है। किसके मन में क्या आ जाए, कौन क्या करने लगे, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका मन क्या कह रहा है। सही बात। तो भाई मन में आया कि कुछ करना चाहिए, तो धीरे धीरे भगवान ने साथ दिया। तो आप और क्षेत्र में जुड़ गए। माता जी की एक इच्छा थी हमारी कि जीवन में नीयत साफ रखना, ईमानदारी से कभी विमुख मत होना, चाहे कितनी लाख परेशानी आ जाएं, बिल्कुल, लेकिन कभी भी ईमानदारी से हटना मत। बोले हो सकता है परेशानियाँ आ जाएं, दिक्कतें आ जाएं, कोई समस्याएं आ जाएं, लेकिन इनसे हटना मत। तो जो प्रेरणा थी माता जी की वो बहुत विशेष थी, और आज भी उनकी कृपा हम लोगों पर रहती है। फिर 92 मई में हमारी शादी हो गई। अच्छा। और 92 जनवरी में हमने ट्रैक्टर लिया था। शादी आपकी कहाँ से हुई? शादी हमारी बदायूं से हुई थी। बदायूं से? बदायूं। भाभी जी क्या करती? भाभी जी गृहिणी हैं। अच्छा। हाँ।
भाभी जी भी पढ़ाई की होंगी? हाँ, ग्रेजुएशन वो भी हैं, अच्छा वो भी ग्रेजुएशन हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे हमारे 3 हैं, एक बेटा है, 2 बेटी हैं। अच्छा, सबकी शादी हो गई? नहीं, एक बेटी शादी हुई, बेटे की शादी होनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो सब पढ़ाई कर रहे हैं? बेटा तो नौकरी कर रहा है, अच्छा बेटा लीगल एडवाइज़र है बिरला ग्रुप में, अच्छा अच्छा। अच्छी नौकरी कर रहा है, हाँ। बढ़िया। हाँ। और बेटी एक छोटी है, वो MBA देहरादून से कर रही है। बहुत बढ़िया। वेल सेटल फैमिली और वेल सेटल बिजनेस। तो आपके सवाल जगा होगा मन में कि बिजनेस कौन सा है, जहाँ आज की दौड़ में, आज के समय में व्यक्ति खेती से भाग रहा है। लोग कहते हैं कि खेती में भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन उसी जगह पर हमारे जो बड़े भाई कौशल मिश्रा जी हैं, वो उसी कृषि को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, उसके लिए उसको अपना बिजनेस मॉडल बना दिया है उसको। और पैसे तो हर इंसान हर जगह से कमा ही लेता है, लेकिन कौशल दादा ने उससे अपनी पहचान कमाई है। अगर उत्तर प्रदेश में कभी कोई प्रगतिशील किसान का नाम आता है तो सबसे पहले आज की स्थिति में कौशल दादा का नाम आता है। अभी 2026 में आपको उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिला है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राजभवन में। तो लगातार पता नहीं कितने तमाम पुरस्कार कृषि क्षेत्र में हमारे कौशल मिश्रा जी को प्राप्त हो चुके हैं। तो अभी हम सीखते हैं, जानते हैं कि ये कब सोचा, क्या विचार आया कि कृषि क्षेत्र में हम क्यों जुड़ जाएं, जबकि कृषि में कितनी मेहनत है। तो आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? इसलिए आ गए थे कि देखिए, चूँकि हमारे पास परंपरागत खेती 40 एकड़ करीब थी। ठीक। अब दूसरा कोई हम व्यापार करते तो उसके लिए पैसे की बहुत आवश्यकता थी जी। जगह की आवश्यकता थी। फिर उस व्यापार में ये भी रहता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, असमंजस की स्थिति जीवन में रहती है। जी। तो चूँकि हमारे पास खेती थी, हम युवा थे, मन में जिज्ञासा थी कि कुछ किया जाए। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने मिशन को तय कर ले कि हमें इस मुकाम पर पहुँचना है, तो भले ही समय लगे, लेकिन वो उस मुकाम पर पहुँचेगा ज़रूर। अगर मन में ठान लिया तो पहुँच ही जाएगा। पहुँच ही जाएगा। सही बात। तो खेती धीरे धीरे शुरू की। पहले गेहूँ धान की खेती करते थे, जी। फिर मन में आया कि गन्ने की खेती की जाए, जी। तो गन्ने की खेती की। फिर मन में कॉन्सेप्ट आया कि जो लोग परंपरागत खेती करते हैं उससे हटके हमको करना चाहिए। जी। तो पहले लोग गन्ना 2 फीट पे बोते थे, हमने एक साथ 5 फीट की बुवाई की। अच्छा। उसकी ट्रिंच हमने बनवाई खुटार से। सबसे पहले ट्रिंच का इजाद हम ही ने किया। जो ट्रिंच हमने बनवाई थी खुटार में, एक सरदार जी हैं उनके यहाँ से, अच्छा। अब बनवा करके उसको लाए थे। तो जब वो ट्रिंच बन के आई थी तो लोग देखने आए थे अच्छा। काफ़ी जगह से कि कैसी ट्रिंच है, इतनी दूरी है, गन्ना कैसे होगा, जी। तमाम चीज़ें थी। हम अपने काम में लगे रहे। हमने कहा कि जो भी फ़ायदा नुकसान होगा तो वो सब देखा जाएगा, लेकिन चूँकि हमें करना है तो करना है। जी। धीरे धीरे खेती के साथ में, फिर गन्ने के साथ में सोचा कि दूरी ज़्यादा है तो कोई और फसल की जाए। तो आज अभी हमने देखा उस दिन कि करीब 46 फसल गन्ने के साथ में अन्य फसल 46 फसलें हम कर चुके हैं। कि जितने भी हमारे कृषक भाई हैं, उनसे जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अब खेती बड़ी कठिन हो गई है, खेती में बहुत कीटनाशक पड़ता है, जितना हमारी उसमें लागत लग जाती है उतना हम निकाल नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद में जब फसल तैयार हो जाती है तो कई बार उनका सही से बिक्री नहीं हो पाता है। तमाम कारण होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नुकसान झेलते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह है कि ज़्यादा कीटनाशक डालना चाहिए या कोई और तरीका है? देखिए, कोई क्या होता है, जैसे हमारा शरीर है जी, हमारे शरीर को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे कि विटामिन डी चाहिए, विटामिन सी चाहिए। इस तरह से ज़मीन को भी नाइट्रोजन तो चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन यूरिया के रूप में नहीं चाहिए। जी, जैसे ढैंचा है, सनई है, जी, ये तमाम हरी खादें हैं जिनका अगर हम लोग खेती में प्रयोग करते हैं जी, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो उर्वरता शक्ति है, जो हमारे केंचुए हैं, जो हमारे मित्र कीटाणु हैं, जी, वो बचे रहते हैं। जी, तो उससे हमारी बीमारियां कम रहती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हम दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जी, तो आपको उनकी दवाइयों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। जी, हम गन्ने में नाइट्रोजन के रूप में यूरिया बहुत कम लगाते हैं, हम ढैंचे की बुआई ज़्यादा कर देते हैं। जी, तो ढैंचे से हमारी मिट्टी का बदलाव नाइट्रोजन
और प्लस मिट्टी का पोलापन, जो मिट्टी फूली रहे, हाँ। जिससे जड़ों का फुटाव ज़्यादा हो, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा काम करते हैं। तो आज यही आवश्यकता है। ये तरीका है। आप सब जितने भी युवा इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, बैठक को देख रहे हैं, तो आप सीखो। देखो दादा ने आपको कितना बेहतरीन उपचार इस चीज़ का बताया है। तो अब बात करते हैं दादा, क्योंकि आपको कई बार हमने आपके बारे में सर्च किया तो आपको प्रदेश स्तर से और राष्ट्रीय स्तर से आपको सम्मान प्राप्त हुआ है कृषि क्षेत्र में। ये नवाचार कृषि के लिए आपको सम्मान दिया गया है। जी। तो नवाचार के बारे में क्या, नवाचार का मतलब क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को बताओ। नवाचार ये होता है जो परंपरागत खेती होती है जी उससे हटके क्या हम कर रहे हैं, जी कौन सी ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जिससे हमारी आय बढ़े, हमारे किसानों को उससे प्रेरणा मिले। तो इन चीज़ों से नवाचार होता है। जैसे हमने कहा कि इंटरक्रॉपिंग हम 46 फसल गन्ने के साथ कर चुके हैं, जी तो एक नवाचार है। हमने गन्ने में ड्रिप लगाई, गन्ने में हमारे गन्ने में आपको कहीं कोई लाइन, कोई मेड़, कुछ नहीं मिलेगा। हमारा आदमी बटन जाके दाब देगा और पानी अपने आप चलने लगेगा। एक ही नवाचार है। तो इससे पानी की 90% बचत होती है। तो आप ये जो सिंचाई करते हैं, हाँ, ये बिजली के प्रयोग से या बिजली सोलर का, बिजली और सोलर दोनों से होगी, से? अच्छा, लेकिन पानी फ्लैट नहीं भरा जाएगा, पानी की बरसात होगी, बरसात के रूप में। मिनी स्प्रिंकलर सेट चलेगा। तो ये नवाचार इस तरीके का होता कि कुछ न कुछ नया हम करें, किसान जिससे सीखें। अच्छा दादा, आपको सबसे पहले पुरस्कार कब मिला, सबसे पहले इस चीज़ में? सबसे पहले पुरस्कार हमें 2002, 2001, 2002 में मिला था, किसमें? गन्ना शोध संस्थान में। अच्छा हाँ, वहाँ से पहले हमें गन्ने के लिए मिला था। अच्छा गन्ने का बीज एक बार तैयार कराया गया था। जी उसमें सरकार की योजना थी अच्छा कि आप अगर गन्ने का बीज तैयार करेंगे जी तो आपको 100 रुपये कुंटल सरकार अलग से देगी, जो सरकार का रेट होगा। अच्छा तो उसके बाद हमने उत्पादन भी उसका बहुत ज़्यादा कर दिया। तो जितना उनका मानक था उससे ज़्यादा गन्ना उत्पादन हुआ। तो खैर पैसा तो मिला। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, हमको आपको सम्मानित करना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो तो ये हमें सम्मान आपको लखनऊ में? नहीं, पहले गन्ना शोध परिषद मिला। अच्छा फिर वो एक कार्यक्रम लगा कि साहब लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित, मुलायम सिंह जी सम्मानित करेंगे। अच्छा अच्छा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा तो गन्ना शोध परिषद लोग हमको ले गए कि पता नहीं ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अच्छा। खैर हम गए। हाँ तो वहाँ खैर मुलायम सिंह जी ने मुझे 1 साल बढ़ाई और एक प्रशस्ति पत्र दिया मुझे। तो ये ही सम्मान का क्रम चलता रहा। फिर लगातार हर साल सम्मान मिलता रहा। जी अंतर्राष्ट्रीय कई मामलों में सम्मानित किया गया। थाईलैंड गए, वियतनाम गए, नेपाल गए। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ लखनऊ में हुई। अच्छा, आपने विदेश यात्राएं भी की हैं? विदेश यात्राएं भी की। तो आप देख सकते हो, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को ये समझना चाहिए कि कृषि कोई छोटी चीज़ नहीं है। विदेश यात्राएं तक दादा ने की है अपने आत्मबल पे, अपने कृषि क्षेत्र के महत्व को लोगों तक दिखा करके। दादा ये बताएं कि आप सबसे पहले विदेश यात्रा पे कब हुए? सबसे पहले विदेश यात्रा पे कोरोना से पहले गए थे, मतलब 2018 या 2020 में। किस देश की यात्रा की आप? थाईलैंड की थी। एक उड़ान थानी स्टेट है, वहाँ पर एक राज्यपाल आए थे, उनके साथ एक कार्यक्रम हुआ था। अच्छा और वहाँ पर हमको सम्मानित किया गया था और वहाँ पर हमको लेक्चर एक दिलवाया गया था। अच्छा अच्छा और ये पूछा गया था कि आप किस तरह से खेती करते हैं नवाचार में। जी। तो वहाँ पर ही बात। तो आप जब वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि विदेश में कृषि का अलग हिसाब किताब है जी। तो वहाँ की खेती अपने यहाँ की खेती से अच्छी है या? नहीं, वहाँ से हम लोग इसलिए अच्छे हैं जी कि एक तो हमारे यहाँ पानी बहुत है, हाँ हमारे यहाँ मेन पावर बहुत है। बिल्कुल। वहाँ पर ये दोनों समस्याएं हैं। हमारे यहाँ गन्ना छीला जाता है, वहाँ गन्ने में आग लगाई जाती है। आग लगा के बड़े बड़े हार्वेस्टर हैं, वो हार्वेस्ट करके गन्ने को चीनी मिल में भिजवाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट आग ही लगा देते? डायरेक्ट आग लगा देते हैं वो लोग। तो वहाँ मेन पावर नहीं है। हमारे यहाँ आग लग जाए तो मतलब आफत आ जाती आफत आ जाती है। है। फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ जाती है। वहाँ यही है, वहाँ आग लगा देते हैं। अच्छा दादा, जो युवा हमारे कृषि कर रहे हैं, चूँकि सरकारें जो बनती हैं, जैसे कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है जी, और अभी आप भाजपा में ही हैं, जी। तो युवाओं को कई योजनाएं चलती हैं सरकार की, बढ़िया से बढ़िया तमाम योजनाएं चलती हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आपको हम लोन कर देंगे, या ऐसी बड़ी तमाम सुविधाएं होंगी। तो क्या आप ऐसा कुछ इंडिकेट करना चाहेंगे दर्शकों को? सरकार 90% सब्सिडी पर हमको ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर सेट, सौर ऊर्जा
कृषि के यंत्र बड़े बड़े जी जो एक साधारण किसान नहीं खरीद सकता, वो 80% तक की छूट पर सरकार योजनाओं के तहत दे रही है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं, लेना नहीं चाहते, उन पर बात ही नहीं करना चाहते, पुराने उसी पे चल रहे हैं, उनको इससे मतलब ही नहीं है। गेहूं गन्ना धान बस दो उनका तीन- एक ही कहना है कि खेती एक बहुत घाटे की सौदा है। बस ये एक हमारे देश का साइकोलॉजिक दिमाग बन चुका है कि हमें सिर्फ यही कह के पिंड काटना है कि खेती घाटे की सौदा है। कौशल मिश्रा जी का युवाओं को सीधा संदेश है कि भाई बाहर निकलो, अगर आपको कुछ करना है उसकी जानकारी इकट्ठा करो। कृषि घाटे का सौदा नहीं है। कृषि आपको बड़ी बड़ी तमाम विदेश यात्राएं करा सकती है। कृषि में अगर आप नवाचार कर रहे हैं तो आपको पहचान मिल सकती है। हमने सर्च किया था कि आप कांग्रेस पार्टी से, जी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से आप जिला अध्यक्ष रहे हैं, आपने विधायकी का चुनाव भी लड़ा है, जी। तो किस दरमियान आपने चुनाव लड़ा, कैसे आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन? कांग्रेस पार्टी का परिवार तो राजनीतिक था ही, चूँकि हमारे रियल फूफा जी 4 टर्न MLA रहे, जी तो पिताजी उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के चलते थे। जी हम लोग अपना पढ़ाई करते थे, खेती बाद में करने लगे। जी तो भारत सरकार के जो वर्तमान मंत्री हैं माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, अच्छा तो बस उनके साथ लग गए, वो हमें अपने साथ लगाए रहे। उन्होंने बिल्कुल एक मजबूत से पकड़े रहे, जी और जहाँ कहीं मौका लगा हमारे लिए जी तो जो भी वो कर सकते थे जी तो उन्होंने हमारे लिए किया। हमें पहले ब्लॉक अध्यक्ष बनाया यहाँ का कांट का, जी फिर उन्होंने PCC बनाया। जी फिर हमें कहा कि क्या प्लानिंग है, हमने कहा प्लानिंग कुछ नहीं है। हमने कहा आपके साथ जीवन में काम करने के एक इच्छा है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ जी काम करने का बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है, बिल्कुल। तो काम किया। 2012 में उन्होंने चुनाव लड़ाया हमें, खैर नहीं यही विधानसभा से। इसी ददरो विधानसभा से। जी तो दुर्भाग्यवश खैर चुनाव हार गए, क्योंकि पार्टी का जनाधार नहीं था। उसके बाद उन्होंने हमें 14 में जो है जी फिर जिलाध्यक्ष बना दिया। जिलाध्यक्ष रहे 5-6 साल, जी फिर हम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली 2021 में। 2021 में। तो अभी अब आप भाजपा में हैं पूर्ण। हाँ, भाजपा में। भाजपा में जुड़ने के बाद में जी और कांग्रेस पार्टी में, चूंकि आपने बहुत लंबे समय तक हाँ काम किया। माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के साथ में काम किया, तो अभी सोच में क्या बदला हुआ है कि क्या हम पहले जगह सही थे या अभी सही जगह आ गए? किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जहाँ थे वहाँ थे जी। अच्छे या अब हैं जहाँ अच्छे हैं। जी जहाँ पर हैं वहाँ पर काम करने का मौका मिले जी तो व्यक्ति को काम करना चाहिए। आवश्यकता इसी चीज़ की है और तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। बिल्कुल। अब हम यही सोचते रहे कि हम पहले बहुत अच्छे थे, अब हम आ गए गलत जगह, जी ये कुछ नहीं है। मतलब सब जगह बहुत अच्छी होती है, जगह का कोई वो नहीं, कोई मात्र नहीं। आपकी काबिलियत, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि लोग कहते हैं जितने भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं जी जिले में, हम्म, वो आपके तुरंत मुरीद हो जाते हैं, आपके बिहेवियर पे वो तुरंत आपके हो जाते हैं। ऐसा क्या है? वो इसलिए हो जाते हैं कि हमारी एक इच्छा रहती है, जैसे कि अगर यहाँ पर सपोज करो कोई जिलाधिकारी आया, जी हमारे उससे दुआ सलाम नमस्ते हो गई, जी अगर वो यहाँ जब चला जाएगा जी तो सबसे पहले शाहजहाँपुर के जनपद के हम व्यक्ति होंगे जी। कि हम जहाँ वो जाएगा पहले उससे मिलने जाएंगे। बिल्कुल। उसे लगता है कि किसी काम से तो नहीं आए, तो हम कहते नहीं सर प्रणाम करने आया हूँ। तो वो जो पीछे लोग यहाँ रहते हैं उनको संदेश देता कि ये व्यक्ति इस पद से नहीं जुड़ता है, ये व्यक्ति से जुड़ जाता है। तो यही हमारा क्रम है कि जो 2002 में जी लोग हमसे जुड़े थे, जी आज वो रिटायर हो गए हैं, जी लेकिन आज भी मैं उनसे प्रणाम करने जाता हूँ। जो 2012-13 में रिटायर हो गए कई अधिकारी IAS हैं, मैं उनसे आज मिलने जाता हूँ। जैसे राजमणि यादव हैं, राम गणेश यादव हैं, एक SK सिंह हैं, KB सिंह साहब हैं जो SP रहे हमारे यहाँ। जी इस तरह के तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे कि जो रिटायर हो गए। मैं जब भी लखनऊ जाता हूँ तो उनसे एक बार प्रणाम करने जाता हूँ। यहाँ जो लोग रहते हैं वर्तमान में, तो मैं कभी उनसे काम के लिए नहीं जाता हूँ। जी ये तो है। अगर घूमे घामे अगर देखा बैठे हैं तो समय लिया और प्रणाम कर लिया। वो पूछते कोई काम, हम कहते नहीं। कहीं वो खास काम बताओ, हमने कहा साहब कोई काम नहीं। तो आप जब किसी से बिना स्वार्थ के जुड़े रहोगे तो लोग स्वयं आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आपने ये जो यहाँ पर ये सेंटर बना रखा है, जी ये पूरा एक अनुसंधान केंद्र की तरह है, जी क्योंकि आप यहाँ पे तमाम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे
कोई प्रदेश स्तर से या राष्ट्रीय स्तर से कोई घूमने आया है? जिले के जो डीएम रहे जी उनका भ्रमण हुआ, जी जो बरेली के मंडलायुक्त जी और डीआईजी रहे राकेश सिंह जी, जी उनका भ्रमण हुआ। गवर्नर हाउस की टीम को बाकायदा वहाँ से यहाँ भेजा गया था कि जाइए इन किसान के बारे में देखिए, जितनी चर्चा है जी। क्या उतना सत्य है कि नहीं है। हाँ वो लोग पूरे दिन आए, उन्होंने पूरा यहाँ पर विजिट किया, देखा दाखा, और उन्होंने जाके राजभवन में हमारी रिपोर्ट प्रेषित की। यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु, जी महाराष्ट्र, नेपाल, तमाम स्टेट और अन्य देश के भी लोग यहाँ पर आए। बिहार के तो लगातार जब भी कोई टीम आती तो वो यहाँ जरूर देखने आते हैं। ये जो आपका सेंटर है यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं आपको दी गई हैं? सरकार के द्वारा जैसे ड्रिप लगी है 90% सब्सिडी पर, जी जो यंत्र आप देख रहे हैं ये यंत्र 80% सब्सिडी पर। क्या बात है। एक आप यहाँ पर वेदर स्टेशन लगा है अच्छा जो एक हफ्ते की पहले बिफोर एक हफ्ता पहले बता देगा कि किस दिन कितनी तेज़ हवा चलेगी, किस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, कितना बरसात कब होगी, कितनी बरसात होगी, ये सब एक हफ्ता पहले तक का बताता रहता है कि जिससे किसान अलर्ट हो जाए। मतलब आप यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि सब लोग सीट बेल्ट बांध लो, हाँ मौसम बिगड़ने वाला है। हाँ, यहाँ लोग एक नंबर है, वो नंबर डायल करते हैं, काफ़ी लोग नंबर ले जाते हैं। अच्छा वो पब्लिक कर सकते हैं उस नंबर को? हाँ पब्लिक है नंबर, वो अच्छा अच्छा, पब्लिक नंबर है। हम आपको स्क्रीन पर लगा देंगे, आप यहाँ से उससे पता कर सकते हो कि मौसम की जानकारी मिल जाएगी हाँ कि 7 दिन के बाद मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छी सुविधा है। क्या कुछ ऐसा होगा कि ये साल भर में या 2 साल में कोई नया नवाचार आपको आप दिखाएंगे दर्शकों को, लोगों को पता लगेगा? और वो नवाचार जैसे बहुत सी चीज़ें, जैसे कि ब्लैक आलू है, लाल भिंडी है, जी एक चुकंदर आया है अच्छा जापान से, अच्छा उन्होंने सीड भेजा था, वो यहाँ पर हमने 5 लाइनें लगा रखी हैं। अच्छा तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है। अगर वो चुकंदर सफल हो गया जी और उस चुकंदर से चीनी बनेगी, जो हमारी चीनी मिलें 3 से अभी तो 4 महीने ज़्यादा चली, जी क्योंकि गन्ने का रकबा घटा जी तो चीनी मिलों का कम समय चलने का हुआ, तो उससे चीनी मिलों को भी नुकसान। जी और जो एम्प्लॉय वहाँ पर हैं, जैसे एक चीनी मिल में 500 लोग हैं, जी सही तो उनको 4 महीने का भी रोजगार मिलता है। जी तो चुकंदर का एक प्रयोग किया जा रहा है, हमने लगाया है 4 लाइनें, जी हमको बीज आया था। जी अब अगर वो उसमें चुकंदर में चीनी का उत्पादन अपने यहाँ हो गया, जी। उसका प्रयोग अभी अगले हफ्ते होने वाला है, जी अगर हो गया तो वो किसानों के लिए बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रयोग होगा और किसानों के जीवन में एक नई क्रांति आएगी बिल्कुल कि जिससे कि चीनी मिलें 8 महीने चलेंगी और कम लागत में चुकंदर पैदा होगा, उससे कोई नुकसान भी नहीं है। हमने एक बार एक खबर सुनी थी कि आपके यहाँ 5.5 फीट की लौकी उत्पादित हुई है। हाँ, एक लौकी है, उस लौकी को जुलाई में लगाया जाता है अच्छा और उसकी बड़ी देखरेख करनी पड़ती है। अच्छा तो वो लौकी 5.5 नहीं, इस बार जो मेरा अपना अनुमान है जी कि उस लौकी को जो हम लगाएंगे जी तो वो 6 फीट की लौकी तैयार करेंगे और उसको राजभवन में ले जा करके प्रथम स्थान प्राप्त करने की एक इच्छा है जी कि राजभवन से भी प्रथम स्थान लेकर के हम आएँ। क्या बात है, बेहतरीन उद्देश्य बिल्कुल सेट है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम कृषि जरूर कर रहे हैं लेकिन हमें प्रदेश स्तर पर, और दादा लगातार प्रदेश स्तर पर सम्मानित इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर रोज प्रतिदिन प्रतिक्षण कुछ नया करने का एक भाव है। अच्छा दादा, इतनी सकारात्मकता आप लाते कहाँ से? क्योंकि हमारे जो कृषक भाई हैं, जी, क्योंकि खेती को बड़ा कच्चा बिजनेस माना जाता है कि कहीं आग लग जाती है, कई बार बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाए, कहीं दुनिया भर की सारी समस्याएं, तो खेती इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये बेशक सच है कि एक कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जी कि जिसमें ना कहीं गोदाम होता है, ना कहीं त्रिपाल होता है और ना कोई व्यवस्था होती है। सही बात है। किसान का गेहूं अगर खड़ा है तो ओपन पड़ा है, कोई मतलब नहीं। किसान ही है कि जो घाटे को बर्दाश्त करता है और फिर रिवाइव करता है। तो किसान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इस देश की, क्योंकि और जो बिजनेस लोग कर रहे हैं, जो जी। बिजनेस कर रहे हैं अपना, हाँ। जरा सा नुकसान होता है छोड़ देते हैं, घाटे में चले जाते हैं, हाँ। घाटे में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, लेकिन किसान नहीं छोड़ता है। किसान घाटे के बाद भी खेती करता रहता है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसान अगर विधिवत सारी मशीनीकरण का प्रयोग करके वैज्ञानिक तरीके से
जी अगर खेती करेगा जी तो कहीं पर भी कोई घाटे की सौदा नहीं है। जी। अच्छा, कुछ लोग जैसे अभी गेहूं हुआ, जी लोगों ने गेहूं उत्पादित किया, वो एक होता है कि हम सरकारी रेट पर बेच ले जाकर के, मंडी जा करके, जी लेकिन मंडी में कहीं हुआ, अभी आपने तमाम किस्से सुने होंगे, कहीं सेंटर नहीं लग पाया, कहीं चालू नहीं हो पाया, कहीं कुछ, कहीं बोरे नहीं हो पाया तो उन्होंने उस सेंटर को नहीं चालू कर पाया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो प्राइवेट तौर पर बेच देते हैं गेहूँ सीधे सीधे, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है। किसान को अगली फसल बोनी है, जुताई करनी है, तो उसको तुरंत पैसा चाहिए। तो आप क्या मतलब इसमें लोगों को संदेश देंगे कि प्राइवेट बेचें या सरकारी रेट? नहीं, जैसे कभी कभी समस्या आती, बाकी गेहूं में समस्या कभी नहीं आती। अच्छा। इस बार तो ये जो ईरान, इराक और अमेरिका का युद्ध चल रहा, हाँ हाँ। उससे रॉ मटेरियल ना आने की वजह से अच्छा बारदाना तैयार नहीं हो पाया था। जिन एजेंसियों को बारदाने के लिए ठेका दिया गया था, अच्छा। तो उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, तो इसलिए एक बारदाने की समस्या आई। बाकी गेहूं की समस्या कभी नहीं आती है। जब से भाजपा सरकार बनी, जी इस सरकार ने ये सुनिश्चित किया है जी कि किसान की कोई भी फसल होगी वो सरकारी दर पर खरीदी जाएगी, और खरीदी भी गई। जी धान में क्या होता है, एक धान में समस्या बहुत ज़्यादा है। उसमें किसान जिम्मेदार इसलिए होता है कि किसान बहुत गीला धान कटवा देता है, कहीं 30 माउचर है, जी कभी कभी पोया में तो 32, 34 इस टाइप के माउचर धान कटवा देते हैं। वो बिल्कुल गीला पानी धान होता है, तो इसलिए वो धान सरकारी खरीद पर नहीं हो पाता है। अगर मानक के तहत धान काटा जाए तो धान की भी खरीद होती है। थोड़ी समस्या धान में आती है, बाकी किसी फसल में कोई धान रेट की समस्या नहीं अच्छा आती। दादा, आप ये सब सारी फसलें करें, साठा करते हैं, साठा लगा? नहीं, साठा नहीं लगाते हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे साठा साठा किसान को नहीं लगाना चाहिए। सबसे ज़्यादा पानी का दोहन साठा धान से होता है, जी और ये सरकार भी प्रतिबंधित कर रही है। और किसान को खुद सोचना चाहिए कि अगर जितना पानी का दोहन हम करेंगे, जी तो जो आने वाली हमारी पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, हमको पानी मिला था 5 फीट पे, सही बात। आज पानी की स्थिति हो गई 40 फीट पे। हमें लगता कि हमारे सामने ही 60 से 70 फीट पर पानी चला जाएगा। बच्चों को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे जो लगता है कि भविष्य में जो कोई युद्ध होगा तो वो पानी को लेकर के होगा। बिल्कुल सही, जायज़ बात है। दादा, ज़िले में तमाम लोग कृषि कर रहे हैं, तरह तरह की खेती कर रहे हैं। आपने ऐसी कौन सी फसल उत्पादित की है जो अभी तक ज़िले में किसी ने ना की, या आसपास क्षेत्र में ना की? जैसे ये चुकंदर हमने लगाया है, जी तो ये चुकंदर शायद ही किसी ने लगाया हो। बाकी गन्ने के साथ में ये शिमला मिर्च है। जी शिमला मिर्च हो सकता है लोगों ने लगाई हो, लेकिन किसी ने गन्ने के साथ शिमला मिर्च नहीं लगाई होगी। हाँ चुकंदर नहीं लगाया होगा, जी अचार वाली मिर्च नहीं लगाई होगी। ये तमाम चीज़ें हैं जो गन्ने के साथ लगाई गई, जो अन्य किसान नहीं लगा पाए। उन्होंने यहाँ देख के और कहीं न कहीं लगाया होगा। अच्छा, ये आप, हमने देखा है आपके सोशल मीडिया पे, हम देखते रहते हैं, ऐसा ही कोई दिन हो जिस दिन आपके सोशल मीडिया पे ऐसी कोई खबर ना हो कि आज हमने काला आलू इधर दिया, या ये लाल भिंडी हमने इनको भेंट करी, या ऐसी चीज़ें। तो ये आप हमको बताएं, जैसे आलू की बहुत प्रजातियां हैं, काला आलू बहुत ज़्यादा लाभदायक है क्या? जी, काले आलू में क्या है कि एक तो उसमें आयरन बहुत है, अच्छा फाइबर बहुत है, जी शुगर फ्री भी है। मतलब जो आलू हम लोग सामान्य खाते हैं, अच्छा, जिनको डायबिटीज़ है वो उसको खा सकते हैं। अच्छा दूसरा, ये आलू खाने में टेस्टी बहुत है। जी जिन लोगों ने खाया है जी उनका ये मानना है कि इस आलू को खाने के बाद भूख ज़्यादा लगती है, तो इसके मतलब डाइजेशन भी इससे आलू से अच्छा होता है। बेहतरीन हो जाता है। जी क्योंकि आप सबसे पहले कोई भी फसल करेंगे तो आप उसकी पौध तैयार करेंगे, जी। तो कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पौध कैसे तैयार करते हैं आप? ऐसा होता है कि हमने अभी पाली हाउस बनाया है। हम एक बार अच्छा। नेपाल गए थे, अच्छा तो वहाँ पर एक किसान इस तरीके के प्रयोग कर रहा था। बहुत छोटा किसान था, गरीब किसान था। अच्छा तो उसने लकड़ी के मचान टाइप बना रखा था, जी और मचान पर उसने पौध तैयार कर रहा था। हमने वो चीज़ दिमाग पर रखी। हमने कहा कि ये किसान लकड़ी के मचान बना के पौध तैयार कर रहा है, तो हम भी कोई नया चीज़ करके देखें। खैर आए, जी हमने 40 बाई 20 का एक पाली हाउस टाइप बनाया, और बना करके उसमें हमने मल्टी स्टोरी 8 अच्छा स्टोरी बना दी। अच्छा तो जो पौध 8 गुनी जगह में तैयार होगी, अच्छा वो पौध उतनी एक जगह में तैयार हो रही है। क्या क्योंकि 8 मल्टी स्टोरी हैं, तो उसमें 1 लाख पौध तैयार होती है। जी और अगर वैसे हम सामान्यतः तैयार करेंगे जी तो जितनी जगह है इससे 8 गुनी जगह की आवश्यकता होगी, तब वो पौध हम तैयार कर पाएंगे। तो ये बेहतरीन तरीका है कि कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पौध
बनाई जाए। अब हमारे पास दादा कुछ शैतानी सवाल होते हैं। हम्म, हम अपनी फंडोज की बैठक में लास्ट में 4-5 शैतानी सवाल रखते हैं। तो उन शैतानी सवालों में सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है, क्या कौशल दादा हमारी जो जनरेशन है उसकी तरह घंटों रील स्क्रॉल करते हैं क्या? नहीं नहीं देखते हैं। नहीं देखते बहुत ज़्यादा। अच्छा, कौशल दादा को एसी ज़्यादा पसंद है या ये वाला परिवेश ज़्यादा पसंद है? जिस परिवेश में बैठे हैं इसमें एसी कहाँ है, बैठना यही है। जैसे एसी थोड़ी ज़्यादा ठंडी, नहीं ठंडी है तो फिर ये काम कैसे करेंगे। ये तो बात सही है। अच्छा, ये एसी ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर रही? एसी में बैठने वाले लोग बहुत ज़्यादा देर तक खुले मौसम में नहीं रह सकते हैं। जी, मतलब आपको ये खुला मौसम जी। ये वाला परिवेश पसंद है? ज़्यादा है। का मकान शहर में भी है, महानगर में? हाँ शहर में भी है, गांव में भी है। तो आपको गांव ज़्यादा पसंद है या शहर? गांव। मुझे पता था यही जवाब आने वाला है। कौशल दादा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारा परिवार। ठीक है, अगर आप अपने आप को एक शब्द में खुद को डिस्क्राइब करना चाहें तो कैसे आप करेंगे? यही है कि हम परिवार साथ संगठित हैं और परिवार हमारी ताकत है। इसी साथ आज हमारे समाज में हमारा सम्मान मान सम्मान है बस। अच्छा, आपको खेती ज़्यादा पसंद है या राजनीति? हमारा बेसिक मन खेती में करता है, जी लेकिन चूंकि माननीय मंत्री जी के साथ जुड़े हैं जी तो उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति को राजनीति में भी समय देना पड़ेगा। जी वही व्यक्ति उनके साथ रह सकता है जी कि जो बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, वही उनके साथ लंबे समय तक रह सकता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे शाहजहाँपुर ज़िले की आन बान शान, हमारे ब्राह्मण कुल की शान, हमारे बड़े भाई श्री कौशल मिश्रा जी। आप लोगों ने और हमने, हम सभी ने कौशल दादा के इस पूरे जीवन परिक्षेत्र से बहुत कुछ सीखा। आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि कौशल दादा ने जो नवाचार सिस्टम बताया खेती का, उसको फॉलो करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें, अपनी खुद की पहचान बना सकें। ऐसा नहीं है कि आप कोई बिजनेस करेंगे या कोई सोशल मीडिया पे रील बनाएंगे तभी आप फेमस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, आप कृषि को अपनाइए, उसमें नवाचार को अपनाइए और तरह तरह की, आपको हमारे दादा ने बताया कि सरकार की वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाइए, सर्च कीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए और पढ़िए ज़रूर। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे कोई छोटा लड़का है तो उससे कहा गया कि अगर पढ़ोगे लिखोगे ना तो क्या करोगे? खेती करोगे। तो देखो ऐसा नहीं रह गया अभी कि खेती भी अगर आपको करनी है तो आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से कृषि के बारे में आपने जाना। ऐसे ही आपको हम अगली फंडोज की बैठक में एक नए मेहमान से मिलाएंगे, तो इसको लाइक ज़रूर करना, एक प्यारे से कमेंट करके ज़रूर जाना और शेयर कर दो सभी कृषक भाइयों के साथ, तो ज़रूर शेयर करना और पूरे ज़िले के सभी कृषक भाइयों तक ये वीडियो पहुँचेगा, जिससे कि उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनकी कृषि में फ़ायदा उनको मिलेगा। तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपसे हमारा निवेदन है। चैनल सब्सक्राइब मार दो, फ्री है बिल्कुल। ऐसे ही प्यारी प्यारी फंडोज की बैठक आपके लिए हम लाते रहेंगे। हम थे आपके गज्जू मंत्री, आप ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।